आपने शेक्सपियर के हैमलेट के बारे में तो सुना होगा, लेकिन हैमलेट की प्रेमिका की क्या कहानी थी, इस बारे में हम आपको आज बताएंगे। एक ऐसी प्रेमिका जिसने हैमलेट से प्यार और उसका इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं किया और राजा रानी से लेकर पूरे देश तक उसका दुश्मन बन गया। इस लव स्टोरी का क्या अंजाम होता है, ये जानने के लिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटी सी सुंदर लड़की ओफिलिया दिखाई जाती है, जो अपने पिता और भाई के साथ रहती थी और उसकी माँ की मौत हो गई थी। ओफिलिया के इलाके में लड़कियों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, लेकिन ओफिलिया अपने मन में जो ठान लेती थी उसे करके ही रहती थी, इसीलिए उसे पढ़ने से कोई नहीं रोकता। उसके पिता राजमहल के मुलाजिम थे, इसलिए ओफिलिया अपने पिता के साथ एक दावत पर गई और वहाँ वो राजा और रानी के साथ प्रिंस हैमलेट को देखती है तो उसे वो काफी अच्छा लगता है। पिता ओफिलिया को राजा रानी से मिलवाते हैं तो रानी को उसकी मासूम सुंदरता काफी पसंद आती है। ओफिलिया अपनी उम्र की लड़कियों से काफी अलग थी, इसीलिए रानी उसे अपनी दासी बना लेती है। समय बीतता जाता है और छोटी ओफिलिया बड़ी हो जाती है। उसमें आम लड़कियों वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन उसे पढ़ना लिखना, स्विमिंग करना और हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद थी। ओफिलिया की इन आदतों की वजह से ही रानी उसे अपने करीब रखती थी, जो देखकर बाकी मुलाजिम उससे जलते थे। रानी को भी ओफिलिया काफी पसंद थी, इसलिए बाकी मुलाजिम उससे दूर ही रहते थे। रानी के सुंदर बाग में एक झील थी, जहाँ स्विमिंग करना ओफिलिया को सबसे ज्यादा पसंद था। राजमहल में हर शाम जश्न होता था, जिसमें ओफिलिया सब लोगों की तरह मस्ती करने की बजाय एक तरफ खड़ी होकर सब देखती थी। रानी जो खुद ये सारा जश्न करवाती थी, लेकिन खुद उदास चेहरे के साथ सब देखती थी, क्योंकि उसके दिल का राजा अपने कामों में इतना बिजी रहता था कि रानी को टाइम ही न दे पाता था। और यही बात रानी को परेशान रखती थी, जिसका फायदा उठाता था राजा का भाई, क्योंकि उसकी बहुत समय से रानी पर नजर थी। आज राजमहल में हर कोई बहुत खुश था, क्योंकि राजमहल का शहजादा हैमलेट, जो विदेश पढ़ाई करता था, वो अब महल वापस आ रहा था। हैमलेट के आने पर तो रानी भी खुश थी। ऐसा लग रहा था कि उसके आते ही सब ठीक हो गया है। रानी हैमलेट के आने से पहले जितनी खुश थी, हैमलेट को देखकर उतनी ही उदास हो जाती है, क्योंकि हैमलेट जवान हो गया था, जिसके कारण रानी को महसूस हुआ कि वो बूढ़ी हो गई है। राजा भी रानी पर नजर नहीं डालता था, इसलिए उसे लग रहा था कि अब किसी को भी उसकी जरूरत नहीं। ऐसे में राजा के भाई की तवज्जो से रानी को जैसे नई जिंदगी मिलती है और वो फिर से जी उठती है। दूसरी तरफ हैमलेट रानी के बाग में जाता है। वो ओफिलिया को झील में स्विमिंग करते देखता है तो देखता ही रह जाता है और अपना दिल हार बैठता है। हैमलेट खुद को ओफिलिया के करीब होने से रोक नहीं पाता और ओफिलिया भी पूरी तरह उसके प्यार में डूब जाती है। दोनों को एहसास ही नहीं होता कि इस प्यार का कोई अंजाम नहीं है। दोनों बस अपने प्यार में मस्त थे, लेकिन इसी बीच हैमलेट की वापसी का दिन आ जाता है। जाते समय हैमलेट को एहसास होता है कि वो और ओफिलिया कभी एक नहीं हो सकते, इसलिए वो ओफिलिया को आखिरी किस देते हुए कहता है, ये रिश्ता यहीं खत्म करते हैं। उसकी बात से ओफिलिया को भी एहसास होता है कि उसे हैमलेट से दूर रहना चाहिए। हैमलेट कह तो देता है, लेकिन जाते समय भी उसकी नजरें ओफिलिया को ही ढूंढती हैं, जो उसे गुड बाय कहने भी नहीं आती। एक दिन रानी ओफिलिया को जंगल में रहने वाली एक विच के पास एक जादुई दवाई लाने के लिए भेजती है और उसे सख्ती से मना करती है कि कुछ भी हो जाए, विच के चेहरे को मत देखना। असल में रानी इस जादुई दवाई को पीकर फिर से जवान और सुंदर दिखना चाहती थी। ओफिलिया रानी के कहने पर विच के पास गई तो उसकी नजर विच के चेहरे पर पड़ी। वो हैरान रह गई कि वो बिल्कुल रानी जैसी ही दिखती थी, लेकिन रानी ने मना किया था, इसलिए ओफिलिया इस बात को नजरअंदाज कर देती है। ओफिलिया विच से जादुई दवाई लेकर आती है और रानी का बिस्तर ठीक करने लगती है। तभी उसे राजा और रानी के आने की आवाज आती है। वो दोनों लड़ रहे थे, इसलिए ओफिलिया छुप जाती है और सुनती है। राजा रानी से कहता है, हमारा राजा इस वक्त मुश्किल में है और मेरा भाई अपनी मस्ती में रहता है। शायद इसकी वजह ये है कि वो मेरा सौतेला भाई है। उसकी बात सुनकर रानी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो चिल्लाकर उसे अपने भाई के बारे में बात करने से मना करती है, जिस पर राजा वहाँ से जाने लगता है। रानी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन राजा को बहुत काम देखने थे और रानी ये समझ नहीं पा रही थी कि राजा को पूरे राज्य और राज्य के लोगों को भी देखना है। वो बस सेल्फिश होकर अपना सोच रही थी। राजा के जाने के बाद रानी बहुत दुखी हो जाती है और गुस्से में कहीं जाने लगती है। पर्दे के पीछे छुपी ओफिलिया रानी के वहाँ से जाते ही खुद भी उसके पीछे चली जाती है। रानी राजमहल की सीढ़ियां चढ़ती हुई जा रही थी, जिसका ओफिलिया पीछा करती है। तभी रानी अचानक गायब हो जाती है। वहाँ ओफिलिया को काले ड्रेस में एक परछाई नजर आई, जो तुरंत ही गायब भी हो गई और ओफिलिया काफी समय तक कुछ नजर न आने पर वापस आ गई। अगली सुबह राजमहल में सब बदल गया था। ओफिलिया रानी के कमरे में जाती है तो रानी रो रही थी, जिस पर उसे पता चलता है कि पिछली रात राजा की सांप के जहर से मौत हो गई। राजा के मरने के बाद रानी के कहने पर राजा के छोटे भाई को नया राजा बना दिया जाता है। हैमलेट जब तक वापस आता है, उसका अंकल क्लॉडियस राजा बनने के साथ साथ उसकी माँ से शादी भी कर चुका था और हैमलेट को इस सब की खबर भी नहीं होने दी थी। हैमलेट वापस आकर काफी दुखी होता है और अपनी माँ से शिकवा करता है कि आपने मेरे लिए आवाज क्यों नहीं उठाई। तभी हैमलेट का अंकल क्लॉडियस अपने राजा होने के घमंड में हैमलेट को अपने सामने झुकने का कहता है। क्लॉडियस के तख्त पर बैठते ही सब लोग उसके आगे झुक जाते हैं, लेकिन हैमलेट से ये देखा नहीं जाता, क्योंकि ये उसकी जगह थी जो क्लॉडियस ने धोखे से ले ली, इसलिए वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके वहाँ से निकलते समय उसकी आंखों में आंसू थे, जो सिर्फ ओफिलिया ने देखे थे, और उसे दुखी देखकर वो खुद भी उदास हो जाती है। हैमलेट को लगता है अब तख्त उससे छिन ही गया है, क्यों ना अब वो अपने प्यार को पाने की कोशिश करे, क्योंकि उसके पास और कुछ तो रहा नहीं था। हैमलेट एक बार फिर ओफिलिया से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन इस बार ओफिलिया उसे ज्यादा भाव नहीं देती।
थी। ओफिलिया आज भी उससे प्यार करती थी, लेकिन वो अब उसे किसी नई मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। ओफिलिया का भाई जो बाहर पढ़ने जा रहा था, वो जाने से पहले ओफिलिया से मिलता है और उसे समझाता है कि हैमलेट से दूर रहो, क्योंकि महल में तुम्हारे और हैमलेट के बारे में बातें होने लगी हैं और एक छोटी सी बात भी ओफिलिया और उसकी फैमिली को बदनाम कर सकती है, इसलिए वो संभल जाए। हैमलेट का दोस्त ओफिलिया से मिलता है और उसे बताता है कि हैमलेट बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, इसलिए उसे इस वक्त किसी ऐसे अपने की जरूरत है जो उसकी हिम्मत बढ़ाए और उसका साथ दे। वो ओफिलिया से रिक्वेस्ट करता है कि आज रात तुम हैमलेट से मिलकर उसे हौसला दो, जिस पर ओफिलिया रात को हैमलेट से मिलने जाती है। हैमलेट उससे पूछता है, तुम मेरी माँ की करीबी मुलाजिमा हो और तुम ही उनके बारे में सब जानती हो, तो मुझे बताओ क्या मेरी माँ मेरे पिता से प्यार करती थी या नहीं। ओफिलिया के पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं था, जिससे हैमलेट समझ जाता है कि उसकी माँ उसके पिता के साथ वफादार नहीं थी। वो इस बात से पूरी तरह टूट जाता है और उसे दुखी देखकर ओफिलिया उसके करीब आ जाती है और यहीं दोनों फिर से रोमांस करने लगते हैं। दोनों का प्यार फिर से जाग जाता है। एक दिन रानी फिर से ओफिलिया को वहीं जादुई दवा लाने को कहती है, तो ओफिलिया जंगल में जाती है, जहाँ उसे कोई काले कपड़ों में गुजरता हुआ नजर आता है। ये कौन है, इसके बारे में आगे जाकर पता चलेगा। ओफिलिया विच के पास जाती है और इस बार उससे पूछ ही लेती है कि तुम रानी जैसी क्यों दिखती हो। विच ओफिलिया को बताती है कि रानी मेरी जुड़वा बहन है, जिसे वो सब मिला जिसकी उसने ख्वाहिश की और मैं खाली हाथ रह गई। ओफिलिया हैरान होती है कि ऐसा क्या हुआ। इस पर विच बताती है कि किसी ने मुझसे प्यार के वादे किए और मुझे रानी बनाने का फैसला किया था। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन किस्मत खराब थी, जिसके कारण सब कुछ बिगड़ गया। मेरा बच्चा मेरे पेट में ही मर गया था, जिस वजह से लोग मुझे मारने के पीछे तक आ गए थे। लेकिन मुझे जहरीली जड़ी बूटियों का पता था, इसलिए मैंने एक ऐसा जहर पी लिया जिसने मुझे उस समय के लिए मरा हुआ कर दिया। सब लोग मुझे मरा समझकर छोड़ गए। मेरे पास उन जड़ी बूटियों का तोड़ था और मैं उनकी मदद से बच गई। ओफिलिया पूछती है, वो आदमी कौन था। इस पर विच बताती है, ये वही है जिसने अब रानी से शादी कर ली है। यानी क्लॉडियस ने विच से भी शादी के वादे किए थे, लेकिन फिर उससे बेवफाई करके छोड़ गया। हैमलेट ओफिलिया को शादी के लिए प्रपोज करता है, क्योंकि उनके दरमियान अब कोई फर्क तो रहा नहीं था और हैमलेट सब कुछ खोकर अब अपना प्यार भी नहीं खोना चाहता था। ओफिलिया भी उसके बिना नहीं रह सकती थी और वो जानती थी कि अब हैमलेट को उसकी जरूरत है, इसलिए वो उसके प्रपोज करने पर तुरंत हाँ कर देती है। दोनों दुनिया वालों से छुपकर शादी कर लेते हैं और उन्हें लगता है अब उन्हें जिंदगी में और कुछ भी नहीं चाहिए। एक दिन ओफिलिया रानी के कमरे में थी जब वो किसी को काले कपड़े पहने कमरे में आते देखती है, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि क्लॉडियस था। यानी ओफिलिया ने उस दिन जंगल में क्लॉडियस को ही देखा था। ओफिलिया उसके जाने के बाद उस काले कपड़े को चेक करती है तो उसे उसमें से एक जहर की शीशी मिलती है। ये वही जहर था जो विच ने बनाया था। मतलब क्लॉडियस ने विच की मदद से राजा को जहर दिया था ताकि वो राजा की जगह पर कब्जा कर सके। अभी वो जहर हाथ में लिए खड़ी सोच ही रही थी कि क्या करे, तभी क्लॉडियस पीछे से आकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो ओफिलिया को धमकी देता है कि मैं तुम्हारी और हैमलेट की शादी के बारे में जानता हूँ, इसलिए अब तुम्हें वही सब करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। क्लॉडियस जानता था कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और जान भी दे सकते हैं, इसलिए वो अब ओफिलिया को ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवाने का फैसला करता है। क्लॉडियस को काफी दिनों से हैमलेट पर शक था कि जैसे वो उसके खिलाफ ही कोई साजिश कर रहा है। वो ओफिलिया को अब हैमलेट की जासूसी करने उसके पास भेजता है। ओफिलिया क्लॉडियस की बात मानकर हैमलेट के पास चली तो जाती है, लेकिन वो कोई आम लड़की नहीं थी। ओफिलिया थी जो अपने प्यार के लिए अपनी जान भी दे सकती थी। ओफिलिया हैमलेट को इशारों में बता देती है कि वो यहाँ अकेली नहीं है, बल्कि क्लॉडियस उस पर नजर रखे हुए है। हैमलेट समझ जाता है कि अब उसकी जान को खतरा है और क्लॉडियस उसे तकलीफ देने के लिए ओफिलिया को भी दुख पहुंचाएगा, इसलिए वो ओफिलिया को वहाँ से भाग जाने को कहता है, लेकिन ओफिलिया उसे छोड़कर कहीं नहीं जाती। क्लॉडियस ओफिलिया के पिता को बुलाता है और उनसे ओफिलिया की शादी की बात करता है, क्योंकि वो अब ओफिलिया को अपने रास्ते का कांटा समझता था जिसे रास्ते से हटाना जरूरी था। दूसरी तरफ महल में होने वाले जश्न में हैमलेट कुछ नाटक करने वालों को बुलाता है। इन नाटक करने वालों की मदद से हैमलेट ये बताता है कि कैसे राजा को उसके भाई ने तख्त लेने के लिए मार डाला। उसका मकसद अपनी माँ और बाकी लोगों की आंखें खोलना था, लेकिन उल्टा क्लॉडियस ने ही उस पर इल्जाम लगा दिया कि तुम अपने राजा के खिलाफ बगावत कर रहे हो। रानी वहाँ खड़ी सब होता देखती है, लेकिन उसे क्लॉडियस पर आज भी बहुत यकीन था कि ये क्लॉडियस ने नहीं किया, बल्कि इसके पीछे ओफिलिया का हाथ है। वो ओफिलिया को गुस्से में कहती है कि तुमने मेरे बेटे को उकसाया है, इसलिए वो मेरे और राजा के खिलाफ हो रहा है। ओफिलिया उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन रानी की आंखों पर तो क्लॉडियस ने पट्टी बांध दी थी, इसलिए उसे कुछ नजर ही नहीं आता था। ओफिलिया के पिता समझ जाते हैं कि अब रानी ओफिलिया के खिलाफ हो गई है, तो अब वो उनके साथ जो चाहे कर सकती थी, जिस कारण उनका भविष्य पूरी तरह खत्म हो सकता है। इसलिए वो ओफिलिया की शादी करने का सोचते हैं, ताकि ओफिलिया की वजह से उनकी बाकी फैमिली को कोई नुकसान न हो। पिता को लगता था जब ओफिलिया हैमलेट से दूर होगी तभी रानी के दिल से उसकी नफरत कम हो सकती है, लेकिन ओफिलिया उनको समझाती है कि हमें रानी को समझाने की जरूरत है, वरना वो कभी ठीक नहीं होगी और ऐसे सारा राजमहल बर्बाद हो जाएगा। पिता को भी उसकी बात समझ आ जाती है और वो रानी से बात करने गए कि वो ओफिलिया को माफ कर दे। वो नहीं जानते थे कि उन पर क्या कयामत टूटने वाली है, वो तो सिर्फ अपने परिवार की जिंदगी में सुकून चाहते थे। ओफिलिया अगली सुबह अपने पिता का इंतजार कर रही थी, जो रानी से बात करने गए थे। तभी हैमलेट का दोस्त उसके पास आता है और उसे बताता है कि हैमलेट से बहुत बड़ी गलती हो
गई है। ओफिलिया को लगता है शायद हैमलेट किसी मुसीबत में है, इसलिए वो भी परेशान हो जाती है। लेकिन हैमलेट का दोस्त बताता है कि कल रात हैमलेट क्लॉडियस को मारने के लिए रानी के कमरे में छुपा क्लॉडियस का इंतजार कर रहा था। तभी तुम्हारे पिता अंदर गए तो हैमलेट ने उन्हें क्लॉडियस समझकर छुरी उनके आर पार कर दी। ओफिलिया ये सुनकर शॉक हो गई कि मैं तो इस मामले को ठंडा करना चाह रही थी, इसने तो उल्टा मेरे ही पिता की जान ले ली। ओफिलिया का भाई भी विदेश चला गया था, जिसे खत भेज दिया गया था, लेकिन उसके पहुंचने में काफी समय लगना था। अब ओफिलिया पूरी तरह अकेली हो जाती है और क्लॉडियस इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। रानी हैमलेट से कहती है कि तुम चिंता मत करो, ये तुमसे अनजाने में हो गया है। क्लॉडियस और रानी दोनों ओफिलिया को रास्ते से हटाने के लिए उसकी शादी करवाने का ठान लेते हैं, क्योंकि अब वही ओफिलिया के लिए सब कुछ थे। ओफिलिया की शादी की तैयारी होने लगती है, लेकिन ओफिलिया सिर्फ हैमलेट के इंतजार में थी, जिसका कोई आता पता नहीं था। ओफिलिया की नजरें दरवाजे पर ही लगी थीं। तभी उसे पता चला कि हैमलेट को कल रात ही जहाज पर किसी ऐसी जगह भेज दिया गया है जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकता। एक नौकरानी कहती है कि हैमलेट को जहाज से समंदर में फेंक कर उसका खून कर दिया जाएगा, ताकि क्लॉडियस के तख्त को कोई खतरा न रहे। ये सब सुनकर ओफिलिया खुद पर काबू नहीं रख पाई और वहाँ से भागकर हैमलेट के दोस्त के पास जाती है और उसे हैमलेट का पता पूछती है। इस पर वो ओफिलिया को विश्वास दिलाता है कि वो बिल्कुल सुरक्षित है। हैमलेट छुपा हुआ था ताकि क्लॉडियस से बच सके, क्योंकि क्लॉडियस के सिपाही उसे हर जगह ढूंढ रहे थे। ओफिलिया वहाँ से जाती है तो क्लॉडियस उसे पकड़ लेता है। अब ओफिलिया भी चुप नहीं रहती, वो उससे कहती है कि अगर तुमने हैमलेट को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं सबको तुम्हारे और विच के अफेयर के बारे में बता दूंगी कि तुमने कैसे उसे धोखा देकर तबाह किया। क्लॉडियस उसकी बात सुनकर डर जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस बारे में किसी को पता चले। रानी को अगर इसका पता चल जाता तो वो क्लॉडियस के साथ क्या कर सकती थी, ये क्लॉडियस और ओफिलिया दोनों जानते थे। क्लॉडियस ने घबराहट में ओफिलिया को पकड़कर कैद कर लिया और उसे भी हैमलेट की तरह गद्दार बना दिया। ये करने के बाद क्लॉडियस ओफिलिया के भाई और हैमलेट के दोस्त को काबू में करने की कोशिश करता है, ताकि वो दोनों ओफिलिया और हैमलेट को आजाद न करवा लें। क्लॉडियस उन दोनों को हैमलेट के खिलाफ भड़का रहा था और उधर ओफिलिया क्लॉडियस के गार्ड से मिलकर महल में चल रहे जश्न में पहुंच गई। वहां जाकर ओफिलिया ने ऐसा नाटक शुरू किया जैसे अपने पिता और हैमलेट को खोने के बाद वो अपना दिमाग खो बैठी हो, वो पागल हो गई हो। वो क्लॉडियस से कहती है, मेरी मौत के बाद मेरी कब्र पर आना और मुझे उसमें से निकालकर फिर से जिंदा कर देना। रानी का दिल उसकी हालत देखकर पिघल जाता है, इसीलिए जब क्लॉडियस उसे पकड़ने का आदेश देता है तो वो मना कर देती है और ओफिलिया को वहां से जाने देती है। क्लॉडियस के सिपाही चुपके से उसके पीछे आकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओफिलिया को विच की सुनाई कहानी याद थी, इसलिए वो वही जहर पीती है जो सालों पहले विच ने पिया था। ओफिलिया कोई रास्ता न पाकर झील में छलांग लगा देती है। जहर के असर से ओफिलिया बेहोश होकर पानी के नीचे चली जाती है। सिपाही उसे मरा हुआ समझकर दफना देते हैं और फिर उसकी कही बात के मुताबिक उसका भाई रात को आकर कब्र खोदता है और कब्र से निकाल देता है। जहर का असर खत्म होने के कारण वो जिंदा हो जाती है। वो अपने भाई से कहती है कि तुम क्लॉडियस के साथ कैसे हाथ मिला सकते हो, उसकी वजह से हमारे पिता का खून हुआ। उसका भाई हैमलेट को कसूरवार मानता था, इसलिए उसकी बात नहीं सुनता, बल्कि ओफिलिया को भी हैमलेट से दूर रहने को कहता है। ओफिलिया उसे बहुत समझाती है, लेकिन वो क्लॉडियस के बहकावे में आया हुआ था। वो लोग वहाँ से जा रहे थे, तभी उन्हें पता चलता है कि उनके देश में दुश्मन फौजें आ गई हैं। ये वही दुश्मन थे जिनको हैमलेट के पिता रोकते आए थे, लेकिन क्लॉडियस अपनी मौज मस्ती में लगा था और उसे पता भी नहीं था कि दुश्मन सिर पर पहुंच चुका है। ओफिलिया का भाई राजमहल में ये खबर देने के लिए चला जाता है तो ओफिलिया विच के पास जाती है, जो उसे जहर का तोड़ पूरी तरह खत्म करने के लिए दवा देती है। ओफिलिया उससे कहती है कि तुमने राजा को जहर देने में क्लॉडियस की मदद की, जबकि वही था जिसने सालों पहले लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया, क्योंकि वो तुम्हें विच बनाकर मार देना चाहता था। उसकी बातें सुनकर विच शॉक में आ जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसका प्रेमी क्लॉडियस उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। ओफिलिया जो सब सहकर थक गई थी, वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। ओफिलिया की आंख खुलती है तो रानी उसके पास बैठी थी, जो उसे जिंदा देखकर चौंक जाती है। रानी उसे कहती है कि हैमलेट को बचा लो। ओफिलिया के पूछने पर रानी बताती है कि क्लॉडियस तुम्हारे भाई और हैमलेट के बीच लड़ाई करवा रहा है, ताकि हैमलेट मर जाए और उसका नाम भी ना आए। रानी को भी समझ आ गया था कि क्लॉडियस कैसा शैतानी दिमाग रखता है, जो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को रास्ते से हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और फिर खुद पर इल्जाम भी नहीं आने देता था। रानी कहती है वो चाहता है सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अब तुम ही हो जो मेरे बेटे को बचा सकती हो। रानी के कहने पर ओफिलिया को लड़कों के गेटअप में तैयार किया जाता है और उसे राजमहल में भेज देते हैं। उधर राजमहल में क्लॉडियस एक जहर लगी तलवार ओफिलिया के भाई को देता है और कहता है इसका एक ही वार हैमलेट को खत्म कर देगा और तुम्हारे पिता का बदला भी पूरा हो जाएगा। क्लॉडियस डबल गेम खेलते हुए ओफिलिया के भाई को बदले पर भी उकसा रहा था और अपनी दुश्मनी भी निकाल रहा था। दूसरी तरफ ओफिलिया हैमलेट से मिलती है और उसे ये बदले की जंग खत्म करने का कहती है। वो हैमलेट को लड़ाई करने से मना कर अपने साथ चलने का कहती है। वो इस सबसे तंग आ गई थी और हैमलेट के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहना चाहती थी। ओफिलिया जानती थी जो भी जीतेगा उसे तकलीफ पहुंचेगी। एक तरफ उसका भाई था और दूसरी तरफ हैमलेट। हैमलेट उसे परेशान देखकर तसल्ली देता है और विश्वास दिलाता है कि मैं जरूर जीत जाऊंगा। हैमलेट क्लॉडियस को आखिरी बार चोट पहुंचाकर जाना चाहता था। वो जानता था क्लॉडियस ने ही ओफिलिया के भाई को उकसाया है, इसलिए वो क्लॉडियस को मजा चखाना चाहता था। हैमलेट और ओफिलिया को एक जगह इंतजार करने
करने को कहता है तो ओफेलिया वैसा ही करती है और वहाँ चली जाती है। लड़ाई शुरू होती है और जहर लगी तलवार की वजह से ज्यादा देर नहीं चल पाती। ओफेलिया के भाई की जहरीली तलवार हैमलेट को लगती है, लेकिन हैमलेट के वार से वो खुद भी नहीं बच पाता और मर जाता है। रानी अपने बेटे को मरते देख खुद पर काबू नहीं रख पाती और तलवार से क्लॉडियस पर वार कर उसके अंदर घुसेड़ देती है, जिसके बाद वो खुद भी जहर पी लेती है। उसी वक्त दुश्मन फौज ने हमला कर दिया था और वो पूरे देश को अपने कब्जे में कर लेते हैं। ओफेलिया जो हैमलेट का इंतजार कर रही थी, उसका इंतजार ही रह गया और हैमलेट कभी उसके पास न आ सका। बहुत इंतजार के बाद ओफेलिया निराश होकर वहाँ से चली जाती है और पहाड़ों में अकेले अपनी जिंदगी बिताने लगती है। इसी ट्रेजिक एंड के साथ हमारी मूवी का अंत हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।